किसी भी विषय के लिए और उसके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है कि आप उस विषय के सिलेबस को ध्यान में रखें। और जैसा कि बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th का एसओएल में जो हिंदी अनुवाद और सिद्धांत का विषय है, इसका किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल आपको आसानी से कहीं उपलब्ध नहीं है। इसीलिए आवश्यक है कि सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया है उस सिलेबस को ध्यान में रखकर अपनी स्टडी करें। इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ डिटेल सिलेबस आपको दिया गया है। हिंदी भाषा, अनुवाद, व्यवहार और सिद्धांत की किताब का ये यूनिट फर्स्ट है। और यूनिट फर्स्ट जो है इसका जो सिलेबस है इसके अंतर्गत भी 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। और इन टॉपिक्स में अगर हम बात करें तो पहला टॉपिक है भारत का भाषाई परिदृश्य और अनुवाद। दूसरा टॉपिक है अनुवाद का स्वरूप और प्रकार। तीसरा टॉपिक है अनुवाद के उपकरण, कोश, ग्रंथ। और चौथा टॉपिक है अनुवाद प्रक्रिया। इन चारों टॉपिक से एक एक प्रश्न इजीली बनता है और किसी भी एक तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है, चाहे वो आपसे कोश ग्रंथ से रिलेटेड पूछे या भारत का भाषाई परिदृश्य को लेकर पूछे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है यूनिट 1 का, इसमें भारत का भाषाई परिदृश्य और अनुवाद। तो इस टॉपिक का जो अर्थ है एक तरीके से यह है कि भारत की जो भाषाई समूह है या भारत के अंतर्गत जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनका स्वरूप क्या है, उनका परिदृश्य क्या है। तो उत्तर में हम लिखेंगे कि भारत एक बहुभाषी देश है, बहुजातीय देश है। 1971 की जनगणना के अनुसार भारत में 1652 मात्र भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें से 23 भाषाएं प्रमुख मानी गई हैं और 22 भाषाओं को केवल संविधान में अनुसूचित किया गया है। 22 भाषाओं में असमिया, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, बंगाली, मराठी, मणिपुरी और मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश ये सभी भाषाएं हैं जिनका प्रयोग भारत में आप संविधान के रूप से कर सकते हैं, लिखित रूप में बोलकर भी, पढ़कर भी, किसी भी प्रकार से। वैसे तो भारत में भाषाओं को 4 परिवारों में बांटा गया है और सबसे बड़ा जो पारिवारिक समूह है भाषा को लेकर भारत में वो आर्य परिवार को माना जाता है, जिसे बोलने वालों की संख्या 73% मानी जाती है। इसके अलावा शताब्दियों से भारत में ये जो अखंडता देखने को मिलता है, इसके पीछे भाषाई परिवार का ही हाथ रहा है। इन सबके अतिरिक्त भारत की जो मातृभाषाएं हैं, जो लोकल लेवल, स्थानीय लेवल पे बोली जाती हैं, जिनमें अगर हम काउंटिंग करें तो 1652 जो भाषाएं हैं उसको बोलने वाले लोगों की संख्या भी बहुत है बड़े पैमाने पर। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो ये भाषाई जो समूह है इनके अनुवाद की आवश्यकता क्यों है या इनका अनुवाद क्यों किया जाता है। देखो, क्योंकि भारत एक बहुत विशाल देश है, 150 करोड़ की आबादी वाला देश है और 1652 भाषाएं हर किसी को नहीं आती हैं। प्रत्येक व्यक्ति 1652 भाषाएं नहीं जानता है। भारत में ज्यादातर व्यक्ति 2 या 3 भाषाओं के ज्ञाता जरूर मिल जाएंगे। एक जो वो अपने स्थानीय स्तर पे भाषा बोलते हैं और दूसरा जो भारतीय स्तर पे जो राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली है या अंग्रेजी। तो ऐसे में अनुवाद की बहुत जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि कन्नड़ व्यक्ति जो है, जिसे कन्नड़ भाषा आती है या मलयालम आती है, उस व्यक्ति के लिए हिंदी बोल पाना या हिंदी को समझ पाना मुश्किल है। तो कम से कम हिंदी टू कन्नड़ ट्रांसलेट किया जाएगा या कन्नड़ टू हिंदी ट्रांसलेट किया जाएगा, ताकि हिंदी बेल्ट के लोग उसे समझ सके और हिंदी बेल्ट वाली भाषा कन्नड़ लोग समझ सके। तो इसीलिए ये ट्रांसलेशन किया जाता है। और देखोगे, जब भारत के 13वीं और 14वीं शताब्दी में कार्य शुरू हुआ था, रामानुजाचार्य जो कि दक्षिण भारत से आए थे, उत्तर भारत में वाराणसी में आकर जब उन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया था, तो बेसिकली
भाषाई अनुवाद जो भारत में शुरू हुआ वो भक्ति आंदोलन के दौरान शुरू हुआ, क्योंकि दक्षिण भारत के संत जो थे वो उत्तर भारत की तरफ आते थे और उत्तर भारत के संत जो थे वो दक्षिण भारत जाते थे। ऐसे में सभी इन संतों के बीच में जो जुड़ाव था वो भाषा के जरिए होता था और ये भाषा का ट्रांसलेशन फॉर्म ही किया जाता था, जो आज के समय में भी जरूरी है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। और सबसे बड़ी चीज है कि पूरा भारत एक है। ऐसे में भारत में प्रशासनिक, शिक्षा, व्यापार, ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, जनसंचार, प्रौद्योगिकी, इन सब का एक नेटवर्क फैला हुआ है और ये आम जनता तक इनकी पहुंच है। तो ऐसे में उस कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए भी ट्रांसलेशन जरूरी हो जाता है। इसके अलावा इसका दूसरा टॉपिक है अनुवाद का स्वरूप और प्रकार। तो अनुवाद के स्वरूप और प्रकार जो कि इसका दूसरा टॉपिक है, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि अनुवाद का स्वरूप क्या है। तो अनुवाद के स्वरूप के संदर्भ में विद्वानों को लेकर मतभेद है। कुछ विद्वान अनुवाद की प्रकृति को ही अनुवाद का स्वरूप मानते हैं। इस संबंध में डॉक्टर रविन्द्रनाथ श्रीवास्तव का विचार है कि इसका सीमित और व्यापक आधार पर इसे दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक तो इसके सीमित स्वरूप की चर्चा की जा सकती है और एक इसके व्यापक स्वरूप की चर्चा की जा सकती है। अनुवाद का जो सीमित स्वरूप है, इसके संदर्भ में कहा जाता है कि अनुवाद की बहुत साधारण परिभाषा में ही ये बात कही गई है कि अनुवाद का जो सीमित स्वरूप है ये दो भाषाओं के बीच में होने वाले अंतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। अतः इसमें भी पाठधर्मी आयाम और प्रभावधर्मी आयाम को शामिल किया गया है। पाठधर्मी अनुवाद जिसे पढ़ा जाए और प्रभावधर्मी जिसका प्रभाव पड़े। अनुवाद का व्यापक स्वरूप यही है कि यह अंतःभाषिक भी होता है, अंतर्भाषिक भी होता है। अर्थात ये एक भाषा से दूसरे भाषा में होता है और खुद की भाषा में भी अनुवाद होता है। कहने का अर्थ ये कि हिंदी टू हिंदी भी अनुवाद किया जाता है, गद्य से पद, पद से गद्य, और हिंदी टू इंग्लिश भी किया जाता है और प्रतीकों का भी अनुवाद किया जाता है। ऐसे में देखा जाए तो अनुवाद का एक व्यापक स्वरूप है। अर्थात प्रतीकों, चिन्हों के जरिए भी अनुवाद किया जाता है, संबंधों को दिखाने के लिए भी अनुवाद किया जाता है। उदाहरण के लिए अमृता प्रीतम के पिंजर उपन्यास को हिंदी में फिल्म पिंजर में बदला जाना प्रतीकात्मक अनुवाद है। वैसे तो अनुवाद के कई प्रकार हैं, परंतु प्रक्रिया के आधार पर अनुवाद को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है क्योंकि इसमें संरचना, बनावट को शामिल किया जाता है। पाठ्यधर्मी अनुवाद के अंतर्गत अनुवादक जो है वह पहले उसे पढ़ता है और उसके वैज्ञानिक और साहित्यिक और दस्तावेज रूप को पढ़ता है, और प्रभावधर्मी अनुवाद में उस पर उसका प्रभाव पड़ता है। प्रभावधर्मी अनुवाद के अंतर्गत अनुवादक, लेखक, पाठक इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर वाक्य विन्यास को ध्यान में रखकर करता है, जबकि पाठ्यधर्मी में पाठ के अनुरूप किया जाता है। पाठ के आधार पर भी अनुवाद किया जाता है। पूर्ण अनुवाद का अर्थ है श्रोत पाठ, अर्थात शब्द, पद, वाक्य, अनुच्छेद इनका अनुवाद किया जाता है। जबकि आंशिक अनुवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक लक्षणों को शामिल किया जाता है, संन्यास, ब्राह्मण आदि जैसे स्वरूपों को उजागर करने की कोशिश की जाती है। यह आपके आंशिक अनुवाद है। जबकि पूर्ण अनुवाद में आप अनुवादक वाक्य, अनुच्छेद, पद, शब्द, अंश इन सब को महत्व देता है। तो पाठ के आधार पर भी अनुवाद किया जाता है। अनुवाद का तीसरा प्रकार है भाव अनुवाद, अर्थात इसमें आप वाक्य के भाव को ध्यान में रखते हैं, उसके लक्षणों को ध्यान में रखते हैं, उसमें जो छवि है उसको जोड़ने का प्रयास किया जाता है। अतः इसमें सावधानी बरतने की बात यह है कि इसमें आपको मूल पाठ नहीं बल्कि उसकी भावनाओं, जैसे प्रेमचंद के नाटकों का अनुवाद करेंगे तो उसके केवल भावनाओं को हम व्यक्त करने का प्रयास करते हैं अनुवाद के जरिए। फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक है अनुवाद के उपकरण और कोश। यह एक अलग प्रश्न भी आ सकता है। कोश शब्द का प्रयोग लंबे अरसे से होता आ रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में कोई भी नया शब्द नहीं जो इसके लिए प्रयोग किया जाए। कोश दो वर्तनी प्रचलित है। इसका प्रयोग पीपा, बाल्टी, बादल, मयान किसी भी संग्रहण के रूप में किया जा सकता है।
कोश की अनेक परिभाषाएं हैं। इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिया के अनुसार कोश एक प्रकार की पुस्तक है जिसमें एक भाषा के शब्दों को दूसरे भाषा में क्रम अनुसार लगाया जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कोश वह पुस्तक है जिसमें वर्ण क्रम अनुसार है, जबकि हिंदी शब्द सागर के अनुसार कोश वह ग्रंथ है जिसमें अर्थ एवं पर्याय शब्द इकट्ठे किए गए हैं। कोश दो प्रकार का होता है, एक भाषी, इसके अंतर्गत एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है या ट्रांसलेट अनुवाद किया जाता है, जबकि द्विभाषी कोश के अंतर्गत द्विभाषा यानी जैसे हिंदी उर्दू कोश, जापानी हिंदी, हिंदी रूसी, हिंदी अंग्रेजी की डिक्शनरी आपको मार्केट में बेहिसाब मिल जाएगी। कोश का सामान्य अर्थ एक प्रकार का डिक्शनरी है। फर्स्ट यूनिट का अगला टॉपिक है हमारा अनुवाद प्रक्रिया। ये भी एक प्रकार से प्रश्न आ जाता है, अनुवाद की प्रक्रियाओं को बताइए। अनुवाद प्रक्रिया एक संश्लिष्ट प्रक्रिया है जिसमें व्यापार स्वरूप को दोहराता है। कृष्ण स्वामी के अनुसार यह एक प्रकार की संरचना है। अनुवाद प्रक्रिया के अंतर्गत सजगता को ध्यान रखा जाता है, लक्ष्य को ध्यान रखा जाता है, वर्ड टू वर्ड नहीं किया जाता, भावनाओं के अनुरूप रखा जाता है। एक स्टेप है जिसको फॉलो करना होता है। मूल पाठ का अनुवाद करना आवश्यक है। इसके अलावा इसके विभिन्न प्रारूप हैं, प्रोसेस हैं, तरीके हैं। देखा जाए तो चामस्की, व्याकरण जैसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसके ज़रिए विद्वानों ने अनेक रूप से प्रारूप प्रस्तुत किए हैं, प्रक्रियाएं दी हैं। नायडा के अनुसार विश्लेषण, अंतरण और पुनर्गठन, इन्हीं तीनों को प्रक्रियाओं में अपनाया जाता है या प्रारूप में अपनाया जाता है। जबकि अनुवाद प्रक्रिया में पठन पाठन बहुत इम्पोर्टेंट है, पाठ का विश्लेषण करना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भाव अनुवाद भी करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त प्रश्न इन्हीं में से आएंगे, आप इन्हीं चीज़ों को प्रिपेयर ज़रूर कर लें। आगे की वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आपको इसी तरीके की SOL की वीडियोस मिलती रहेंगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जहां आपको PDF फॉर्मेट में सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद है आप सभी चैनल के साथ बने रहेंगे ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स से रिलेटेड सारी वीडियोस, नोट्स और ऑडियो को हम आप तक पहुंचाते रहें। उम्मीद है आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपने सजेशन और अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर लिखें। हमसे जहां तक होगा हम वहां तक आपकी इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।